1916 का साल भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आईं। इस समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना। इस पैक्ट में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की बात मानी गई ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हालांकि लखनऊ पैक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसने भारत की राजनीति में मुस्लिम भागीदारी के महत्व को उजागर किया। हालांकि इस पैक्ट की विरासत जटिल है। जहां एक तरफ इसने मुस्लिम प्रतिनिधित्व की जरूरत को रेखांकित किया, वहीं दूसरी तरफ अनजाने में ही सही यह सांप्रदायिक राजनीति का बीज भी बो गया। अलग चुनाव क्षेत्र की अवधारणा, जिसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना था, उसने राजनीति में धार्मिक पहचान को और मजबूत करने में भी योगदान दिया। लखनऊ पैक्ट हमें पहचान की राजनीति के फायदे और नुकसान दोनों की याद दिलाता है। ये सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही एक व्यापक, अधिक समावेशी राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जो धार्मिक विभाजनों से परे हो। मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर इस पैक्ट का जोर आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि राजनीति में अल्पसंख्यक भागीदारी को लेकर बहसें आज भी भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आकार दे रही हैं। यह भारत में धर्म और राजनीति के बीच विकसित होते संबंधों को समझने के लिए एक ऐतिहासिक कसौटी का काम करता है। 1947 में भारत के विभाजन ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समुदाय के बीच रिश्ते पर एक गहरा साया डाल दिया। विभाजन के दर्द और उस दौरान हुई हिंसा ने भारत में कई मुसलमानों के मन में असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा कर दी। कांग्रेस, जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, के सामने अब एक ऐसे समुदाय के साथ विश्वास बहाल करने का कठिन काम था, जो आजाद भारत में अपनी जगह को लेकर असुरक्षित और आशंकित महसूस कर रहा था। पार्टी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की असली परीक्षा तब हुई जब उसे विभाजन के बाद के समाज की जटिलताओं से जूझना पड़ा। आजादी के बाद के दशकों में मुस्लिम समुदाय के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आया। जहां पार्टी एक सेक्युलर भारत की वकालत करती रही, वहीं उसे मुसलमानों के प्रति अपीजमेंट की नीति अपनाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे अक्सर उनके वोट हासिल करने के तरीके के रूप में देखा जाता था। यह दृष्टिकोण भले ही नेक नियति से अपनाया गया हो, लेकिन अक्सर समुदाय के सामने आने वाली गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा। इसने अनजाने में ही समाज के कुछ वर्गों के बीच यह धारणा बनाने में भी योगदान दिया कि कांग्रेस दूसरों की कीमत पर एक विशेष समुदाय को खुश करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र अपनी विविध आबादी और जटिल सामाजिक ताने बाने के साथ भारतीय राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्य में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का धीरे धीरे उदय हुआ है, जहां धार्मिक और जातिगत पहचान चुनावी दंगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय हालांकि अल्पसंख्यक है, लेकिन आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमेशा उनकी संख्या के अनुपात में नहीं रहा है। इससे उन्हें हाशिए पर धकेले जाने की भावना पैदा हुई है और यह धारणा बनी है कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज ठीक से नहीं सुनी जाती है। इस प्रतिनिधित्व की कमी के पीछे कई कारण रहे हैं। इनमें मुस्लिम आबादी का कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित होना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच और राजनीतिक लामबंदी की कमी शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना के उदय ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व की गतिशीलता को और जटिल बना दिया। शिवसेना का आक्रामक हिंदुत्व एजेंडा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उसकी भड़काऊ बयानबाजी ने मुसलमानों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक की अवधारणा भारतीय राजनीति में बहुत बहस और विवाद का विषय रही है। यह मुसलमानों के उन पार्टियों को वोट देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है जिन्हें उनके हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता है। इस विचार के समर्थकों का तर्क है कि राजनीतिक दल अक्सर केवल मुस्लिम वोट हासिल करने के उद्देश्य से वादे करके और रियायतें देकर इस वोट बैंक का फायदा उठाते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि एक मुस्लिम वोट बैंक की धारणा एक गलतफहमी है। वे बताते हैं कि मुसलमान किसी भी अन्य समुदाय की तरह एक समान समूह नहीं है और उनकी वोट देने की प्राथमिकताएं कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की प्रोफाइल और पार्टी की विचारधाराएं शामिल हैं।
मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही बहस अक्सर समुदाय के सामने आने वाले असली मुद्दों पर से ध्यान हटा देती है। भाग 5, महाराष्ट्र विधानसभा प्रतिनिधित्व का एक छोटा सा उदाहरण। महाराष्ट्र विधानसभा भारतीय राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व से जुड़ी व्यापक चुनौतियों और अवसरों का एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करती है। विधानसभा की संरचना राज्य की विविध जनसांख्यिकी को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न धार्मिक, जातिगत और भाषाई समूहों के सदस्य शामिल हैं। हालांकि विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से उनकी आबादी में हिस्सेदारी की तुलना में बहुत कम रहा है। यह अंतर उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना मुसलमानों को अपनी संख्या बल को राजनीतिक शक्ति में बदलने में करना पड़ता है। इस प्रतिनिधित्व की कमी के पीछे कई कारक हैं, जिनमें परिसीमन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिन्हें अक्सर मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिकूल माना जाता है। प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा जाना और मुस्लिम मतदाताओं का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा होना शामिल है, जिससे उनकी वोटिंग शक्ति कम हो जाती है। विधानसभा में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का असर नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने और अपने हितों की वकालत करने की उनकी क्षमता पर पड़ता है। यह समुदाय के बीच हाशिए पर धकेले जाने और बहिष्कार की भावना को भी मजबूत करता है। भाग 6, कांग्रेस के लिए चुनौतियां, विश्वास और जुड़ाव फिर से कायम करना। कांग्रेस पार्टी, जिसे कभी मुस्लिम समुदाय का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता था, को उनका विश्वास और समर्थन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वर्षों की उपेक्षा और मुसलमानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्पष्ट और दृढ़ता से पक्ष नहीं ले पाने के कारण पार्टी का पारंपरिक जनाधार खिसक गया है। मुस्लिम पहचान को खुले तौर पर लुभाने वाले नए राजनीतिक दलों के उदय ने समुदाय के वोट को और विभाजित कर दिया है। ये दल, जो अक्सर क्षेत्रीय या स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ने कांग्रेस की निष्क्रियता का फायदा उठाया है और खुद को मुस्लिम हितों के अधिक प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस को दिखावटी बातों और मामूली प्रतिनिधित्व से आगे बढ़ने की जरूरत है। उसे जमीनी स्तर पर समुदाय के साथ जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक स्पष्ट और व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने की जरूरत है। पार्टी को अपीजमेंट की उस धारणा को भी दूर करना होगा जिसने समाज के कुछ वर्गों को दूर कर दिया है। उसे अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा कि उसकी नीतियों को समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी और फायदेमंद माना जाए। भाग 7, आगे का रास्ता, 2024 के महाराष्ट्र चुनावों के लिए रणनीतियां। जैसे जैसे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास मुस्लिम समुदाय के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने और उनका विश्वास और समर्थन वापस पाने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पार्टी को अपीजमेंट की बयानबाजी से आगे बढ़ने और समुदाय के साथ सार्थक और रचनात्मक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। इसके लिए उनकी चिंताओं को सुनने, उनकी आकांक्षाओं को समझने और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाले नीतिगत समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। पार्टी को मजबूत और विश्वसनीय मुस्लिम उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें मैदान में उतारने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ सके। इसके लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में निवेश करने और इच्छुक मुस्लिम राजनेताओं को पार्टी में आगे बढ़ाने के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कांग्रेस को मुस्लिम अपीजमेंट के उस विचार का सक्रिय रूप से मुकाबला करना चाहिए जिसे उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने फैलाया है। उसे एक स्पष्ट और सुसंगत संदेश देना होगा कि सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के विपरीत नहीं है। भाग 8, समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आधारशिला। भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुलवादी लोकतंत्र में समावेशी प्रतिनिधित्व केवल वांछनीय नहीं है, बल्कि यह जरूरी है। जब समाज के सभी वर्गों को लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी बात सुनी और उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इससे लोकतंत्र का ताना बाना मजबूत होता है और अपनेपन और साझा नियति की भावना को बढ़ावा मिलता है। किसी भी समुदाय, खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कमी
एक लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करने वाले समानता और न्याय के सिद्धांतों को ही कमजोर करती है। यह अलगाव और आक्रोश की भावना पैदा करता है, जिसके सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर पैदा करना शामिल है। राजनीतिक दलों को इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें दिखावटीपन से आगे बढ़ने और अपने भीतर और चुनावी क्षेत्र में हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। भाग 9, वोट बैंक की राजनीति से परे, असली मुद्दों को संबोधित करना। भारतीय राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही चर्चा अक्सर वोट बैंक की राजनीति की बयानबाजी में फंस जाती है। हालांकि मुस्लिम वोट के राजनीतिक महत्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस संकीर्ण दायरे से आगे निकलना और समुदाय के सामने आने वाले असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में मुसलमानों को गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी और भेदभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे राजनीति के दायरे से परे हैं और इनसे निपटने के लिए एक समग्र और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों को समुदाय के साथ केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि सार्थक और रचनात्मक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उन्हें ऐसी व्यापक नीतियां विकसित करनी होंगी जो मुसलमानों के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करें और उन्हें सम्मानजनक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाएं। असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक दल सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने में मदद कर सकते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। भाग 10, एकता और प्रगति का आह्वान, एक अधिक समावेशी भारत की ओर। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में अपनी राह बना रहा है, यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी विविधता को अपनाए और एक ऐसा समाज बनाए जहां सभी नागरिक अपनेपन और साझा नियति की भावना महसूस करें। इसके लिए आपसी समझ के सेतु का निर्माण करने, सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा केवल संख्या या राजनीतिक स्वार्थ का मामला नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार हो। समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर समुदाय के सामने आने वाले असली मुद्दों को संबोधित करके और वोट बैंक की राजनीति की विभाजनकारी बयानबाजी से आगे बढ़कर भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध समाज बना सकता है। यह केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में एक वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है।